हम कई बार सोचते हैं कि लॉ करनी है तो उसके बाद वकालत ही करनी है, सो दैट इज नॉट द ऑप्शन। लेकिन सो मैम, इफ यू वांट टू डू लॉ इन इंडिया तो हमें क्लैट एग्जाम देना पड़ता है, विच इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट, और आप इस टेस्ट को अगर क्लियर कर जाते हो तो आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप 10th के बाद आपने डिसाइड कर लिया दैट यू वांट टू डू लॉ, तो आपको मेरे ख्याल से आर्ट्स लेनी चाहिए। वैसे तो आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आर्ट्स इज बेनिफिशियल। तो अगर आपका स्कूल आपको ऑफर करता है लीगल स्टडीज, सो यू शुड हैव लीगल स्टडीज एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, क्योंकि वो क्लैट में बहुत हेल्प होता है। क्लैट इज अ रीडिंग बेस्ड एग्जाम। इट इज नॉट लाइक जेईई नीट वाला कि एक सेट सिलेबस है, इसमें कोई एक सेट सिलेबस नहीं होता है। इट इज अ जर्नल एप्टीट्यूड एग्जाम। आप जज बन सकते हैं, आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं, IAS के एग्जाम्स दे सकते हैं, उसमें भी लॉ अगर आपने पढ़ा है तो वो बहुत हेल्प आता है। सेकंड, आप पब्लिक प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं, टीचिंग में जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद ANO प्रीति स्वामी। दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लॉ पसंद है। जी हाँ, आपने सही सुना, लॉ, जो हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े लोगों का सब्जेक्ट है, लेकिन आजकल ये सब्जेक्ट बहुत हैपनिंग है। आज अपने इस पॉडकास्ट में हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट की हमसे कि हमें लॉ के बारे में आप बताइए कि कैसे हम क्लैट का पेपर हम क्लियर कर सके, या उसको करने के लिए हमारे कौन से सब्जेक्ट हमें परस्यू करना पड़ता है, कितने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी करनी पड़ती है, या किस तरह से किस समय हमें अपनी पढ़ाई का शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए। उन सारी बातों को आज हम अपने पॉडकास्ट में आपसे शेयर करेंगे। वो हमारे ही स्कूल के कामल की एक्स स्टूडेंट हैं और जिन्होंने 2024 बैच पास आउट किया है और जिनका स्कोर क्लैट में इतना अच्छा आया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में एडमिशन ले रही हैं। सो वी हैव विद अस वंशिका सचदेवा। थैंक यू मैम। कैसे हो वंशिका? पहले मैं आपसे उन्हीं का एक सबसे प्यारा क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ टू परस्यू लॉ इन इंडिया। सो मैम, इफ यू वांट टू डू लॉ इन इंडिया तो हमें क्लैट एग्जाम देना पड़ता है, विच इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट, और आप इस टेस्ट को अगर क्लियर कर जाते हो तो आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया में आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो उसमें किस समय हमें अप्लाई करना होता है? मतलब मैम, कोई भी स्ट्रीम आपने पढ़ी हो कोई भी अप्लाई कर सकता है आफ्टर 12th। अच्छा, आफ्टर 12th अपनी प्रिपरेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर में क्लैट एग्जाम होता है, एंड इफ यू क्लियर इट देन यू विल गेट एडमिशन इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। ओके, तो मुझे ये डाउट था कि हम 10th के बाद कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स लेते हैं इसके? यस मैम, अगर आप 10th के बाद आपने डिसाइड कर लिया दैट यू वांट टू डू लॉ, तो आपको मेरे ख्याल से आर्ट्स लेनी चाहिए। वैसे तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आर्ट्स इज बेनिफिशियल। अलॉन्ग विद आजकल CBSE ने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है, विच इज लीगल स्टडीज। तो अगर आपका स्कूल आपको ऑफर करता है लीगल स्टडीज, सो यू शुड हैव लीगल स्टडीज एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, क्योंकि वो क्लैट में बहुत हेल्प करता है हमें। ओके, तो हमारा अभी तक का जो डाउट था वो आपने क्लियर कर दिया है कि हमें क्लैट के लिए जो बेसिक है कि हम कोई भी सब्जेक्ट देके हम उसको कर सकते हैं, और उसके साथ जैसे लीगल स्टडीज़ है अगर आपके स्कूल में तो ये हेल्प करता है। एक बात आपको और बतानी होगी हमारे स्टूडेंट्स को कि इसकी प्रिपरेशन के लिए किस टाइम पे हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? मैम, जनरली लोग 10th के बाद अगर डिसाइड कर लेते हैं, सो दे स्टार्ट कोचिंग इन 12th। मैंने 12th में शुरू करी थी बिकॉज पहले मेरे पास कॉमर्स था। इन 11th 12th आई हैड कॉमर्स, तो पहले मेरा डिसाइडेड नहीं था दैट आई वांट टू डू लॉ। बट आइडियली अगर आपका पहले से ही डिसाइडेड है कि आपको लॉ करनी है, तो 11th से ही स्टार्ट करना बेटर होता है, क्योंकि फिर आपको टाइम ज़्यादा मिलता है। आप 2 साल तक तैयारी कर सकते हो, और आपको अच्छा उसमें एक एज मिलता है ओवर अदर स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो आपका पहले जब आपने कॉमर्स लिया था तो आपका उस समय मोटिव क्या था? मैम, उस टाइम तो यही था कि MBA करना है, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक कॉमर्स में आई डिडंट वांटेड टू परस्यू CA एंड CS। सो आई वाज लाइक कि MBA करूँगी, फर्स्ट BBA एंड MBA। बट देन मैंने लॉ पढ़ा। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो मैंने एक दिन उसकी बुक्स देखी हैं ऐसे ही, एंड आई फाउंड लॉ वेरी इंटरेस्टिंग। तो देन आई थॉट कि अब मुझे MBA नहीं करना है, मुझे अकाउंट्स वैसे भी एज अ सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा था। तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एंड देन मैंने क्लैट का एग्जाम दिया। तो आपके कहने के हिसाब से आपकी जर्नी को जो हमने देखा है वो ये है कि आपने 11th में डिसाइड नहीं किया था, और 12th के कौन से मंथ तक डिसीजन नहीं ले पाए थे? मैम, मैंने कोचिंग शुरू करी थी अगस्त
May and Okay. paper December में तो so I just have 4-5 months to ओके, prepare. अब कोचिंग से बात याद आई, क्या कोचिंग इम्पोर्टेंट होती है? नॉट रियली मैम, अगर Okay. आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप में मोटिवेशन है तो आप इसको खुद कर सकते हो बिकॉज क्लैट इज अ रीडिंग बेस्ड एग्जाम. अच्छा. इट इज़ नॉट लाइक जेई नीट वाला कि एक सेट सिलेबस है, इसमें कोई एक सेट सिलेबस नहीं होता है. इट इज़ अ जर्नल एप्टीट्यूड एग्जाम. ओके. तो अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कंट्रोल है, तो आप इसे इजीली, इवन कुछ लोग तो 1-2 महीने की पढ़ाई में भी लाइक क्रैक कर जाते हैं. ओके, तो आपने कोई अपने मतलब अपने ग्रुप में किसी स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने साइंस ली हो या कोई और सब्जेक्ट लिया हो फिर उन्होंने क्लैट दिया हो? डेफिनेटली मैम, मेरी कोचिंग में एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे. अच्छा. दे हैड नॉन मेडिकल और Okay. उनका वही 11th के बाद उनका इंटरेस्ट नहीं हुआ नॉन मेड में, सो दे शिफ्टेड कि अब हम लॉ करेंगे एंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. क्या बात है. तो जो भी हमारे लिसनर्स व्यूवर्स हैं, अगर आपने डिसाइड किया, आपने नॉन मेड लिया है, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन खुल जाता है, ट्राई कीजिएगा. तो अब मुझे आपसे ये पूछना है कि जो हमारा, जैसे आपने डिसाइड किया अगस्त में, आपने डिसाइड किया, फिर आपने कोचिंग ज्वाइन करी, तो कोचिंग आप कह रहे हो कि इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है. तो अगर किसी स्टूडेंट को बिना कोचिंग इसकी प्रेपरेशन करनी है तो उसको किस किस क्राइटेरिया पे ध्यान देना चाहिए? मैम, सबसे पहले कोचिंग मैंने तो इसलिए ली थी क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा पता नहीं था, कि मैंने पहली बार ही क्लैट के बारे में सुना था. तो कोचिंग जाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको वो मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं. ओके. आपके टेस्ट लेते रहते हैं रेगुलरली, तो ऐसा कि कंट्रोल सा हो जाता है. अगर आप सेल्फ उतने मोटिवेटेड नहीं हो, जैसे मैं भी इतनी मोटिवेटेड नहीं थी पहले, तो उससे हेल्प करते हैं. बट सेल्फ भी आप कर सकते हो, मतलब देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल ऑनलाइन. आप बुक्स खरीद सकते हो, मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, और आप खुद ही घर पे बैठ के कर सकते हो. अच्छा, मतलब अगर स्टूडेंट में जज्बा है तो वो 11th और 12th सीबीएसई की जो पढ़ाई कर रहा है उसके साथ साथ अगर वो टेस्ट वगैरह अपने सैटरडे संडे में करे तो निकल सकता है. डेफिनेटली. अभी मेरे को एक बात और याद आ रही है कि देखो सीबीएसई में भी नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो उसका बैलेंस कैसे रखेंगे? मैम, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है. कई सारे लाइक साइंस के स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली बोलते हैं बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपका क्लैट नहीं निकलता है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे. वेरी ट्रू. सो देयर आर मेनी, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो 50% क्राइटेरिया होता है उनके बोर्ड एग्जाम्स. ओके. तो आपको उनका एडमिशन टेस्ट भी देना पड़ता है और साथ में अगर बोर्ड एग्जाम के भी नंबर वो कंसिडर करते हैं. अच्छा. तो अगर आपके बोर्ड्स में नंबर कम है तो फिर वहाँ पे आपका चांस रह जाता है. अच्छा. तो यू नीड अ बैकअप. तो आपको बोर्ड्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसमें अच्छे नंबर ज़रूर कोशिश करो जितने अच्छे ला सकते हो. बट साइड बाय साइड क्लैट की भी तैयारी चलती रहती है. करते हैं. तो इसमें न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट होता है? यस मैम, एक्चुअली न्यूज़पेपर इसलिए बोलते हैं कि रीडिंग की हैबिट बन जाएगी. ओके. क्योंकि अगर आपको रीडिंग, क्लैट इज अ रीडिंग बेस्ड एग्जाम, इसमें पैसेजेस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं. तो अगर आप रीड फास्ट, क्योंकि स्पीड फास्ट है, तो आप आराम से उसको कर सकते हो बिकॉज इट्स 1-2 आवर्स का टेस्ट होता है. यू हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस. ओके. तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप आराम से इसको कर सकते हो. तो अगर हमारे जो लिसनर व्यूवर है, कोई नया बच्चा है, कोई 8th क्लास का स्टूडेंट सुन रहा है, तो उसको आप एक क्लैट के एग्जाम पेपर को बताओगे कि किस तरह से डिवाइडेड होता है वो पेपर? यस मैम, क्लैट में 5 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड इज करंट अफेयर्स जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं. ओके. थर्ड इज लीगल रीजनिंग, इसमें लीगल आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन इज अच्छा. लॉजिकल रीजनिंग एंड देन क्वांट विच इज मैथ्स. ओके. तो मैथ्स कम आता है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक 10th लेवल का मैथ्स आता है. अच्छा, क्लास 10th के लेवल पे आता है. ओके. तो मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स भी आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जर्नल अवेयरनेस भी आ रही है. और लीगल किस लेवल का होता है? मैम, लीगल वेरी बेसिक्स होता है, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स पे पूछेंगे, चाइल्ड मैरिज, ये वो, मतलब जो हम बचपन से या यूँ कहीं कि जैसे क्लासेस में हमारा कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस आती रहती है. अच्छा, तो अब आप मुझे वंशिका ये बताओ कि कभी ना कभी उस जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या हम उस सपोज टीम में बैठे होते हैं और देखते हैं जो हमारे साथ वाले हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो स्ट्रेस आ जाता है. तो उससे कैसे निपटे? मैम, स्टडी प्रेशर तो होता ही है. आप कोचिंग में जाते हो, आप वहाँ देखते हो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, पेरेंट्स का भी कई बार प्रेशर होता है. तो इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना. आपको आप जितना कर सकते हो अच्छे तरीके से उतना अच्छे से करना है. ओके. पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं ले लेना, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार होता था, मैं कोचिंग से आती थी, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं रोने लग जाती थी. तो मेरे को मम्मा करते थे कि कोई बात नहीं, तेरे से जितना होता है उतना कर,
Okay. इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Yes. अगर आपकी एडमिशन नहीं हुई, आपको नहीं मिला, वहाँ बहुत और सारे ऑप्शंस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इतना कई बार बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, तो उतना एक्सटेंट में नहीं जाना है। आप जितना कर सकते हो अच्छे से उतना यू शुड फोकस। मतलब अपना 100% दो और Yes, फिर फल ma'am. की इच्छा मत करो। Definitely. अच्छा, एक और बात आती है वंशिका, देखो यही एक एज होती है जिस समय डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं। Yes. क्योंकि मन भटकता है, कहता है कि क्यों पढ़े हम, और अभी तो बहुत दिन पढ़े हैं। जैसे 11th का कोई स्टूडेंट अगर क्लैट की तैयारी कर रहा है तो सोचेगा अभी तो मेरे को 12th में देना है, Yes. तो डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो उस पर क्या कहोगे आप? मैम मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, बट देन फिर खुद ही एक बार जब एग्ज़ाम पास आने लग जाता है ना, तो हर बच्चों को रियलाइज़ हो जाता है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने भी कोचिंग लास्ट में ही जाके ज्वाइन करी। मेरे को पहले से मम्मा बोलते थे कि तो कर ले, पर हो जाता है। आप अगर थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, जैसे ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हो तो दिन में अगर आप 1 घंटा भी पढ़ लो तो दैट इज़ इनफ, क्योंकि Okay. आपको साथ में बोर्ड की भी तैयारी करनी है, स्कूल होमवर्क भी है, तो वो भी साथ साथ करना है। तो 1 घंटा दिन का इज इनफ। साथ में Okay. वीकेंड पे अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी है तो वीकेंड पे आप वहाँ चले जाओ। तो उसकी प्रेपरेशन में मतलब एज 11th क्लास का कोई स्टूडेंट है, Yes. तो उसकी प्रेपरेशन जो आप कह रहे हो 1 घंटा है, तो उस 1 घंटे में क्या तैयारी करनी है? मैम यही सब्जेक्ट, जैसे उसको इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करने चाहिए। हम अभी 10th तक भी करते थे इंग्लिश में पैसेजेस, करेक्ट। वो सॉल्व करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ सकता है वो उस 1 घंटे में, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बाकी आजकल यूट्यूब चैनल्स पे भी, यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा मटेरियल इन्फो आ रही है, हाँ। ओके। तो कोई यूट्यूब चैनल पे आप देखो, कोई जो आपको लीगल रीजनिंग समझा रहे हो, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, Okay. टॉर्ट्स, एनीथिंग जो आपको अच्छा लग रहा है। आप 11th में तो इतना बोझ लेने की जरूरत नहीं है, टेक इट इजी। ओके। 12th ऑनवर्ड्स आप थोड़ा अच्छे से, जो आपको लगता है आपके Preparation. वीक एरियाज है, हम्म। उस पे फोकस करना है। मतलब जो आपने 5 पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, Yes, ma'am. तो हर एक को पता होता है कि मेरा कौन सा एरिया स्ट्रांग Yes, है। ma'am. जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी जर्नल अवेयरनेस उतनी स्ट्रांग नहीं है। Yes, हाँ, मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रांग हो सकता है, तो जो स्ट्रांग एरिया है वो तो है ही, लेकिन जो वीक है उस पर हम काम कर सकते हैं। Definitely. अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसके ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस क्या हैं लॉ के? मैम हम कई बार सोचते हैं कि लॉ कर ली तो उसके बाद वकालती करनी है, सो अच्छा। दैट इज नॉट द ऑप्शन। लिटिगेशन एक ऑप्शन है, हाँ। बट उसके अलावा भी आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप Okay. सिविल सर्विसेज जा सकते हैं, आईएएस के एग्जाम्स दे सकते हैं। उसमें Oh. भी लॉ अगर आपने पढ़ा है तो वो बहुत हेल्प Help आता करता है। है। सेकेंड, आप पब्लिक प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, आप लॉ प्रोफेसर बन सकते Why हैं, not? रिसर्चर बन सकते हैं। सो हाँ। देयर आर एंडलेस ऑप्शंस। कॉर्पोरेट लॉ आजकल बहुत चल रहा है, बिकॉज Okay. देयर आर मेनी कंपनीज जो हायर करती हैं कॉर्पोरेट्स के लिए लॉ फर्म्स। Okay. सो दैट इज अ रियली गुड ऑप्शन दीस डेज। ओके। तो आपने जब डिसाइड करा, आपके जो फ्रेंड ने आपको मतलब मोटिवेट किया, Yes. उसके बाद कभी पीछे मुड़ने का मन नहीं किया मैम लगता तो था वही, कि मैंने because- सही डिसीजन Yes, लिया है कि ma'am. नहीं? कि क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स वो एमबीए ही कर रहे थे, आज अभी लॉ इतना फेमस भी नहीं हुआ एज अ करियर, तो लगता था। बट फिर यही हुआ कि नहीं, अगर एमबीए में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसको ज़बरदस्ती क्यों करूँ। Okay. सो लॉ या कोई भी प्रोफेशन आप करना चाहो, आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तभी करना चाहिए, पीयर प्रेशर में नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। जैसे कि मैम मैं अपना बताती हूँ, मैं जब 11th में आई तो 10th में मेरे अच्छे मार्क्स थे, सो ऑल माई फ्रेंड्स वर टेकिंग नॉन मेड ओके। शुरू में। तो मैंने भी 1 महीने के लिए नॉन मेड ले लिया पहले। Okay. फिर मुझे पता लगा कि मुझे साइंस अच्छी नहीं लग रही है, मेरे एग्जाम्स भी अच्छे नहीं जा रहे थे, सो देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स। Correct. एंड फिर मैंने कहा कि मैं क्लैट की तैयारी करूँगी साथ गुड। साथ। तो आपने अपना प्लान भी रखा हुआ था, अगर क्लैट Yes, में नहीं रिजल्ट आता तो क्या था नेक्स्ट? मैम एक्चुअली मेनी यूनिवर्सिटीज़ क्लैट देना तो चाहिए ही है, बट अगर आपको नहीं होता, मेनी यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, सिम्बोइसिस, एनएमआईएमएस, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज हु टेक क्लैट का स्कोर ओनली। अच्छा। दे हैव देयर ओन एडमिशन टेस्ट, आप वो दे सकते हो। अगर Okay. उसमें नहीं हुआ तो क्लैट का ही स्कोर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ लेती में हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अप्लाई कर सकते तो आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हो। था? मैम मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में किया था, एनएमआईएमएस उसमें मेरे क्लैट के थ्रू ही एडमिशन हुई, देन सिम्बोइसिस पुणे में मेरी एडमिशन हुई थी। अच्छा, आपकी वहाँ पे भी हो गई Yes, है? ma'am. ओके। तो फिर आपने ये डिसाइड क्यों किया कि मुझे शिमला में ही परस्यू करना है? मैम बिकॉज इट्स अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, Okay. एक वो डिफरेंस तो रहता ही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का और एक प्राइवेट का डिफरेंस तो है ही है। Okay. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आपको वही प्रेफर करना चाहिए। तो आपने वो डिसाइड किया अपने Yes, पेरेंट्स के साथ कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन करना Yes. है। सो वंशिका, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 6th 7th 8th के हैं या 11th 12th के हैं या कॉलेज के भी हैं, जिन्होंने कभी क्लैट नहीं दिया और वो देना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैम द मैसेज इज सिंपल, बी कंसिस्टेंट, बी मोटिवेटेड। आज की दुनिया में आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा या फिर आपके पेरेंट्स मोटिवेट करेंगे।
तो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, आप जितना कर सकते हो 100% उतना करना कर चाहिए, सकते हैं। हार्ड वर्क करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है देन डोंट बी टू अटैच्ड, ओके। देयर शुड बी अ डिटैचमेंट कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं थी। अगर आपका नहीं भी हुआ देयर आर सेकंड ऑप्शंस, वो भी उतने ही अच्छे होते हैं। ओके। तो अपना 100% देना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए सब कुछ। बस वही जो महाभारत का है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो, दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक दैट वर्क्स। थैंक यू सो मच वंशिका you, फॉर ma'am. ज्वाइनिंग। और जितने भी हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स हैं उन सब के लिए यही मैसेज है कि कितना इजी है प्रिपरेशन और क्या उसके लिए करना है, कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं, ये सब हमने आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। सी यू नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, जय हिंद।